नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर गैसियस स्टेट में आज हम मीन फ्री पाथ एंड कॉलिजन डायमीटर की स्टडी करेंगे। मीन फ्री पाथ या माध्य मुक्त पथ किसी टेम्परेचर पर किसी गैस चैम्बर में गैस के अणु प्रत्येक दिशा में सभी संभावित वेग या वेलोसिटी से गति करते हैं। अब ये जब वेलोसिटी से गति करते हैं तो या तो परस्पर टक्कर करेंगे या पात्र की दीवार से टक्कर करके अपनी दिशा बदल लेते हैं। अतः वह दूरी जहाँ तक कोई अणु एक दूसरे से बिना टकराए चल पाता है उस अणु का मुक्त पथ या फ्री पथ कहलाता है। तो फ्री पथ को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि दो क्रमागत टक्करों के बीच अणु द्वारा तय की गई दूरी उसका मुक्त पथ कहलाती है। यानी जैसे एक कोई अणु है, ये टक्कर करता है दूसरे अणु से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसी और दूसरे अणु से टक्कर नहीं करता है। तो एक अणु से दूसरे अणु के बीच जो टक्कर हो रही है, तो जितनी दूरी उसने तय की गई वह मुक्त पथ कहलाता है। अब गैस के अणु जो हैं उनका मुक्त पथ सदैव बदलता रहता है, अर्थात उनके मुक्त पथ जो फ्री पथ है वो समान नहीं होते। कभी फ्री पथ अधिक होगा, कभी फ्री पथ कम होगा। तो कुछ अणु थोड़ी दूर चलकर ही टकरा जाते हैं, जबकि कुछ अधिक दूर तक चलते हैं, यानी किसी का फ्री पथ कम होगा और किसी का अधिक होगा। अतः हम फ्री पथ के स्थान पर माध्य मुक्त पथ या मीन फ्री पथ का उपयोग करते हैं। यानी सभी फ्री पथ का औसत निकालकर हम औसत या माध्य मुक्त पथ ज्ञात करते हैं। तो हम औसत या माध्य मुक्त पथ या मीन फ्री पाथ को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? दो क्रमागत टक्करों के बीच गैस अणु द्वारा तय की गई औसत दूरी माध्य मुक्त पथ या औसत मुक्त पथ कहलाती है। इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसे एक डायग्राम से समझा सकते हैं। जैसे ये गैस के अणु हैं, तो इनमें से हमने एक गैस का अणु ए लिया जिसे हमने डार्क डॉट से दिखाया है। तो यह ए अणु d1 दूरी तय करके एक दूसरे अणु से टक्कर करता है। इसी तरह से अब दूसरे अणु से टक्कर करके d2 दूरी तय करके किसी दूसरे अणु से टक्कर करेगा। फिर d3 अणु यह d3 दूरी तय करके किसी तीसरे अणु से टक्कर करेगा। इसी तरह से d4 दूरी तय करके चौथे से और d5 दूरी तय करके पांचवें से। तो इस तरह से ये अलग अलग दूरी तय करता है और अलग अलग अणुओं से टक्कर करता है। तो इस ए अणु द्वारा किसी दूसरे अणु से टक्कर करने में जो तय की गई दूरी है d1 या d2 या d3 या d4 या d5, ये दूरी हमारी फ्री पाथ कहलाती है। तो फ्री पाथ अभी मैंने थोड़ी देर पहले किस तरह से समझाया था कि एक अणु जब किसी दूसरे अणु से टक्कर करता है तो टक्कर करने के लिए जो तय की गई दूरी है वो फ्री पाथ कहलाती है। अब हर एक टक्कर में फ्री पाथ अलग अलग होता है, यानी कोई अणु कम दूरी तय करके टक्कर कर लेता है तो कोई अधिक दूरी तय करके टक्कर करता है। तो उनके लिए हम फ्री पाथ के स्थान पर मीन फ्री पाथ यूज करते हैं, यानी d1, d2, d3, d4, d5 इनका हम योग कर लेते हैं। तो अणु ए द्वारा जो तय की गई दूरी वो कितनी हो गई? d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट डॉट dn। ठीक है। और अणुओं की संख्या हमारी टक्करों की संख्या, यानी कितने अणुओं से वह टक्कर करता है? n अणुओं से। तो माध्य मुक्त पथ क्या हो गया? अणु द्वारा तय की गई कुल दूरी अपॉन अणुओं की संख्या जिससे ए अणु टकराता है। तो d1 प्लस d2 प्लस d3 डॉट डॉट dn अपॉन n इक्वल टू एल। एल हमारा क्या है? माध्य मुक्त पथ।
तो माध्य मुक्त पद L का मान गैस के घनत्व पर निर्भर करता है, दाब पर और शांतता पर, इन तीनों पर निर्भर करता है। तो हम जो मीन फ्री पाथ है उसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, L इक्वल टू नीटा अंडर रूट 3/PD। यहाँ नीटा गैस की शांतता, P उसका दाब और D घनत्व है। तो यहाँ फ्री मुक्त पद किस किस पर निर्भर करा? गैस की शांतता पर, दाब पर और घनत्व पर। तो इस तरह से हम दोनों इक्वेशन से हम मीन फ्री पाथ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ले हम कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। गैस के अणु गति सिद्धांत बताता है कि गैस के अणु लगातार गति करते रहते हैं और इनकी गति भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार गति में वे एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो एक सेकंड में एक अणु अन्य अणुओं से कितनी बार टकराता है, यह उसकी संघट संख्या या कॉलिजन नंबर कहलाता है। यानी हम संघट संख्या कॉलिजन नंबर किसे कहेंगे? एक सेकंड में एक अणु द्वारा अन्य अणुओं से की गई टक्करों की संख्या कॉलिजन नंबर या संघट संख्या कहलाती है। अब किसी गैस के 1 cc आयतन में विद्यमान अणुओं द्वारा एक सेकंड में हुई परस्पर टक्करों की संख्या को हम कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब अगर हम आयतन ले लें, यानी 1 cc आयतन में विद्यमान अणुओं द्वारा एक सेकंड में की गई टक्करों की संख्या को हम क्या कहेंगे? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से निकाल सकते हैं? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, यह संघट आवर्ती जो है और माध्य मुक्त पद का गुणनफल गैस का RMS के बराबर होता है, यानी CRMS इक्वल टू होगा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी अपॉन माध्य मुक्त पद। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी हमको किस तरह से निकाल सकते हैं? CRMS अपॉन L, यानी वर्ग माध्य मूल वेग अपॉन माध्य मुक्त पद। तो इस तरह से हम कॉलिजन फ्रीक्वेंसी या संघट आवर्ती निकाल लेते हैं। नेक्स्ट ले हम कॉलिजन डायमीटर, संघट व्यास। अब गैस के अणु जो हैं मुक्त गति करते हैं और ये जब एक दूसरे के पास आकर टक्कर करते हैं, तो जब एक दूसरे से दूर होते हैं तो ये परस्पर पास आते हैं और आपस में टक्कर करते हैं। तो एक निश्चित दूरी तय करने के बाद ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं ना। जब एक दूसरे के पास आए तो एक निश्चित दूरी के बाद ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे वे भिन्न भिन्न दिशाओं में चलते जाते हैं। तो जब ये आपस में पास आकर एक दूसरे से टक्कर करते हैं तो दो अणुओं के मध्य के निकटतम दूरी के समय उनके केंद्रों के मध्य की दूरी को हम संघट व्यास कहते हैं। यानी जब ये एक दूसरे को टक्कर करने के लिए टच करते हैं तो उन दोनों के नाभिकों के मध्य की दूरी, ये मान लो एक अणु है और ये दूसरा अणु है, तो इन दोनों अणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी को हम कॉलिजन डायमीटर या संघट व्यास कहते हैं। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यदि किन्हीं दो अणुओं के मध्य की दूरी सिग्मा से कम होगी तो वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे। अतः अणुओं की परस्पर टक्करें या संघटन एक ऐसी घटना है जिसमें समान परमाणुओं के दो केंद्र परस्पर संघट व्यास की सीमा में आ जाते हैं। यानी जब दो अणु आपस में दूरी एक दूसरे के पास आते हुए जब इतनी दूरी पर रह जाते हैं कि उनके नाभिकों की दूरी जो है कॉलिजन डायमीटर के बराबर हो जाती है, तो वो अब टक्कर कर सकते हैं, यानी आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगे। तो टक्कर के समय जो उनके केंद्र जो अणु है उनके केंद्र के मध्य की दूरी जो है वो हमारी कॉलिजन डायमीटर या संघट व्यास कहलाती है। तो यह है हमारा कॉलिजन डायमीटर, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन नंबर। थैंक यू।